नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी पत्रा। नए साल की शुरुआत होते ही टैक्स प्लानिंग की घड़ी तेजी से चलना शुरू हो जाती है और अगर आपने वित्त वर्ष 2023 के लिए अब तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो यही सही वक्त है। हम सभी लीगल तरीकों से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं और ये मुमकिन भी है अगर आप एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लें तो यकीनन आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और ऐसी ही एक जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट आपकी करवाएंगी एंड टू एंड टैक्स प्लानिंग इसी खास शो पर, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है गौरी चड्ढा, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट। स्वागत है गौरी आपका इस खास शो पर और नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो गौरी, हम जानेंगे आपसे इस खास शो पर कि कैसे एक सैलरीड क्लास अपने लिए पूरी तरीके से और आसानी से टैक्स प्लानिंग इस पूरे वित्त वर्ष के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। टैक्स प्लानिंग सीजन की शुरुआत हो गई है और सभी के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको आपके एचआर की ओर से मेल भी आ गया होगा कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दें। इन्वेस्टमेंट प्रूफ के आधार पर ही तय होगा कि आपकी सैलरी अगले महीने कम आएगी या पूरी आएगी। लिहाजा इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अब तक कोई निवेश नहीं किया है तो अब भी वक्त है। आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कुल आमदनी पर कितनी टैक्स देनदारी होगी। अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए है तो आपकी टैक्स देनदारी 0 होगी। आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम दोनों के हिसाब से आपकी टैक्स देनदारी 5% होगी। वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 से 7.5 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको आपकी आमदनी पर 10% टैक्स चुकाना होगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 20% टैक्स देनदारी होगी। इसी तरह 7.5 से 10 लाख सालाना आमदनी पर न्यू टैक्स रिजीम में 15% और ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% टैक्स चुकाना होगा। 10 से 12.5 लाख सालाना आमदनी पर न्यू टैक्स रिजीम में 20% और ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% टैक्स चुकाना होगा। 12.5 से 15 लाख सालाना आमदनी वाले लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में 25% और ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% टैक्स चुकाना होगा। अगर आपकी आय सालाना 15 लाख से ज्यादा है तो आपको दोनों टैक्स व्यवस्था में 30% टैक्स चुकाना होगा। दरअसल नया टैक्स स्लैब पुराने स्लैब से बहुत से मायने में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा है। इसके अलावा पुराने टैक्स स्लैब की तुलना में कई तरह की छूट और कटौती के फायदे में कमी की गई है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुना है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस सेक्शन के तहत आप कितना टैक्स छूट ले सकते हैं। आयकर कानून की धारा 80C के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। आपने घर बनाने के लिए अगर बैंक से होम लोन लिया है तो सेक्शन 24B के तहत आयकर में राहत मिलती है। होम लोन की मासिक किस्त में कुल 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको इनकम टैक्स में राहत मिलती है। अगर आपने पहला घर खरीदा है तो आप सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपए का अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। ये छूट होम लोन के ब्याज पर मिलती है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है। धारा 80G के तहत आप दान देकर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ को लेकर होने वाली उलझन काफी हद तक कम हो गई होगी। अब ये भी जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की रसीद, ULIP के प्रीमियम का प्रूफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश का प्रूफ, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में निवेश की रसीद, होम लोन के मूलधन पर किया गया रीपेमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद जमा कर टैक्स कटौती से बच सकते हैं। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा जमा कर टैक्स कटौती से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, अब 31 मार्च तो बहुत दूर नहीं है और ऐसे में सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स को, आई एम श्योर आपको भी अपनी अपनी कंपनियों के एचआर से ऑलरेडी मेल्स आने शुरू हो गए होंगे कि आप फटाफट से अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स को सबमिट कर दीजिए। तो जिन्होंने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है वो किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स सबमिट कर सकते हैं जिससे कि उनको आसानी भी हो जाए और टैक्स की प्लानिंग भी हो जाए, यही सबसे पहले जानते हैं। तो गौरी बताइए, किस तरीके से कोई शुरुआत कर सकता है किसने अभी तक बिल्कुल प्लानिंग नहीं की है टैक्स की वित्त वर्ष 2023 के लिए? देखिए, बहुत लोग हैं अभी भी जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है और मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर लोग आखिरी समय पे करते हैं। हालांकि हम जब एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं जब आपका साल शुरू होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल के महीने में ही टैक्स प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि कोई मानता नहीं है, इंडिया में ज्यादातर लोग लास्ट क्वार्टर में या जब जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है टैक्स प्रूफ सबमिट करें तब वो करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और उसमें काफी बार गलतियां कर देते हैं। तो पहले तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है तो आप भी वो इंश्योरेंस प्लान ले लें, किसी ने वो मनी बैक गारंटी प्लान लिए हैं तो आप भी ले लें। तो आपको बहुत सोच समझ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है 80C। 80C बहुत कॉमन सेक्शन है अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। तो उससे भी पहले इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको ये देखना है कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है कि न्यू रिजीम में जाना है। जी, ये बहुत अक्सर सवाल पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कोई गलत डिसीजन ना लें। इससे पहले आप ये देखें कि आपको ओल्ड रिजीम में रहना है या आपको न्यू रिजीम में जाना है। अगर हम बात करें कि आप ओल्ड रिजीम में आ रहे हैं और आप ओल्ड रिजीम में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप 80C को सबसे पहले देखें। 80C में आपके कितनी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे आपकी अगर बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है तो वो तो ऑलरेडी जा रही है, पीएफ कटता है ऑलरेडी कट रहा है, कोई आपके हाउसिंग लोन है उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है वो भी हो रहा है, उसमें कोई मार्जिन है तो आप और स्कीम्स देख सकते हैं। जैसे आप ELSS देख सकते हैं, 5 ईयर FD देख सकते हैं। 80C से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप 80CCD1B देख सकते हैं जो एडिशनल NPS आपको बेनिफिट देता है। एडिशनल 50,000 आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप अपना 15,000 का टैक्स उससे बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती ही है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट और आपको डिडक्शन जो आपको मिलती है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे या खर्चों पे, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपको एजुकेशन की बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट का जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं उसका आपको सारा का सारा अलाउ हो जाता है। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो आपके पर्टिकुलरली एक पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने गौरी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट बता दिया है कि किस किस तरीके से लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से सेक्शंस के तहत डिडक्शंस हैं या एग्जेम्पशंस हैं वो उनके लिए एलिजिबल हैं या फिर उनका इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली वो देख सकते हैं। एक एक करके हम विस्तार से भी इसके बारे में बात करेंगे। पर 80C में आपने जो बताया, एक और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है ELSS, जैसे कि सेविंग स्कीम्स होती हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे में मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि ELSS ऑप्शन क्या होता है, इसके तहत आप कैसे निवेश कर सकते हैं, टैक्स के अलावा किस तरीके के फायदे यहां पर देखने को मिल सकते हैं, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, इसके बारे में पूरा लेखा जोखा लेकर हर्ष मेरे साथ मौजूद है। बताइए हर्ष। क्या आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से आपको शानदार रिटर्न भी चाहिए और उससे भी बड़ी बात आपको टैक्स छूट भी चाहिए, तो ये 3-in-1 कॉम्बो आपको कहां मिलेगा? अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से जिक्र करें इसका तो वो आपको ELSS का नाम जरूर सुझाएगा। तो आखिर ये स्कीम है क्या और खास तौर पर इसमें क्या शानदार रिटर्न मिलते हैं सही मायनों में? तो चलिए इसी का विश्लेषण हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर हम लोगों ने देखिए 2 हिस्सों में इसको बांटा है, 5 साल के रिटर्न को और 3 साल के रिटर्न को। क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी फंड का रिटर्न अगर आपको जज करना हो तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि लंबी अवधि में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला देखिए फंड जो ELSS फंड है टैक्स सेविंग वाला, क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट की बात करते हैं। 5 साल का रिटर्न देखिए करीब 22.5%, 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो करीब 40% तक का रिटर्न इसने दिया है। दूसरे और बढ़ते हैं, आप देखिए कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो करीब 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 19.76% का रिटर्न यहां पर रहा है। उसके बाद अगले फंड की ओर बढ़ते हैं, मेरे एसिड टैक्स सेवा डायरेक्ट की बात की जाए तो 5 साल का रिटर्न देखिए इसमें 14% का लगभग इसने रिटर्न दिया, उससे ज्यादा दिया है और 3 साल में इसका रिटर्न जो है करीब 18.5% यहां पर रहा है। उसके बाद कोटक टैक्स सेवा डायरेक्ट की बात करते हैं, इसमें 5 साल का जो रिटर्न रहा है वो 13.5% से ज्यादा का रहा है। वहीं 3 साल में इसका 17.68% के हिसाब से इसने ये रिटर्न दिया है। आखिरी फंड PGIM ELSS टैक्स सेवर,
इसने करीब करीब 5 साल में 13% का रिटर्न दिया, जो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और 3 साल में इसने जो दिया है करीब 20% का रिटर्न दिया है। आपके सामने ये 5 साल और 3 साल के रिटर्न थे। अब आपको ये अंदाजा मिल गया होगा कि ELSS के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कितना इसमें रिटर्न मिलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि महंगाई को बीट करने वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये आपके सामने। अब हम लोग अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि रिटर्न कितना मिलता है, अब आखिर ELSS स्कीम है क्या, इसके पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, 3-in-1 कॉम्बो। 3-in-1 कॉम्बो कैसे है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट निवेश भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और साथ में टैक्स सेविंग भी होगी। इसके बाद अगली बात की जाए तो 3 साल का लॉक इन पीरियड, इसको आप इस लिहाज से समझ सकते हैं, अगर आप PPF में निवेश करते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड कितना होता है, 15 साल का। अगर आप FD में, टैक्स सेविंग FD में निवेश करते हैं तो उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। यहाँ पर क्या है, 3 साल का है, तो इस लिहाज से भी ये बेहतर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, करीब 80% तक है, यानी आप डायरेक्ट निवेश नहीं करेंगे लेकिन इसके बावजूद आपको एक बेहतर रिटर्न की साफ तौर पर गुंजाइश रहेगी। यहाँ पर देखिए, अब आप 80C के तहत कितना इसमें टैक्स छूट ले सकते हैं, करीब करीब 1.5 लाख की टैक्स छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं। शुरुआती निवेश कितना होना चाहिए, 500 रुपए से आप इसका शुरुआती निवेश आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आखिर टैक्स की बचत आप कितनी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साफ तौर पे जब भी आप 3 साल आपके पूरे होंगे, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, तो आप जो भी मुनाफा कमाएंगे उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स लगेगा कितना, ये भी समझ लीजिए। अगर आपके पास जो भी मुनाफा होगा 1 लाख से ऊपर, जी हाँ ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ऊपर जो भी मुनाफा होगा उसके ऊपर 10% का आपको कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब था कि इसका रिटर्न कितना है, इसका ELSS स्कीम आखिर है क्या, और इसमें आप कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। तो ये तो बात हो गई अब ELSS में निवेश की। अब टैक्स प्लानिंग की ओर वापस से रुख करते हैं। गौरी, अब ये हमारे को बताइए, आपने ATC तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ जो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, उनके लिए ATC के अलावा सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्या होगा जिसमें एडिशनल टैक्स बच पाए? देखिए, उसके लिए NPS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो आप NPS में अगर 50,000 का निवेश कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B, तो आप अगर 30% ब्रैकेट में है तो 15,000 का तो आपका टैक्स ही बच रहा है। उसके अलावा NPS में भी काफी अच्छा रिटर्न होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि NPS का तो आपका जो मोटिव है वो आपका पेंशन ही है, आपका कई साल बाद आपको जब आप रिटायर होंगे तब वो पैसा मिलेगा पेंशन के तौर पे, या अगर आप विड्रॉ कराते हैं तो कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे मिलेगा। तो तब तक वो पैसा आपका कंपाउंड हो चुका होगा, ग्रो हो चुका होगा। और अगर आप NPS नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मैं ELSS के फेवर में हूं। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप उसमें लॉक इन पीरियड को इग्नोर करके फिर भी आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो जैसा भी हर्ष ने इतना अच्छा समझाया ELSS को लेके, तो ELSS एक बहुत अच्छा जो आपके पास विकल्प है, जो अगर आप 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, या जब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस से या जॉब से रिटायर होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ELSS में अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो 1-1% जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, अगर आप NPS से कंपेयर करें या अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं या उन चीजों से कंपेयर करें, उसमें आपको बहुत फायदा होता है। कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है, कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलता है। तो पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आप यंग हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ELSS को देखिए, अदरवाइज आप NPS देख सकते हैं। एक अक्सर मेडिकल इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं, तो उस बेसिस पर भी किस तरीके से टैक्स बचाया जाता है, कौन से सेक्शंस का ध्यान में रखना होता है? खुद के लिए पे कर रहे हैं, अपने बच्चों या फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, या पेरेंट्स के लिए भी ले रहे हैं, तो किन किन तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए, सेक्शन 80D है मेडिकल के लिए, जिसमें जो लिमिट है, अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, जिनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको 25,000 तक का जो प्रीमियम है वो अलाउ होता है। इसके अलावा आप अपने अगर पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो एडिशनल आपको 25,000 मिलेगा, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी ये लिमिट बढ़ के 25 से 50,000 हो जाती है। इसमें एक और फायदा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है, तो अगर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है तो उस केस में उनका जो खर्चा है मेडिकल पे वो 50,000 रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, सेम सेक्शन 80D में।
ठीक है, और एजुकेशन लोन भी बहुत लोग लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्या उसके लिए अलग कंपोनेंट है या फिर उसका भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल साक्षी, एजुकेशन लोन मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगता है, सेक्शन 80E है। सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो रीपेमेंट में आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो उसमें आपको कोई भी अपर लिमिट नहीं है, जैसे 80C में 1.5 लाख है, 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख है, और ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको 80E में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पर्सनली मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। अक्सर एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे आप जैसे हैं, वो एजुकेशन लोन को एक अच्छा लोन मानते हैं। बाकी सारे लोन्स को भले ही वो कहते हैं कि आप जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन एजुकेशन लोन डेफिनेटली एक अच्छा लोन की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने नहीं लिया है, ले सकते हैं आप। डेफिनेटली आपके लिए रेट्स भी कम होंगे स्टूडेंट लोन के हिसाब से अगर आप लेंगे तो, और प्लस टैक्स वायबिलिटी भी आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। अब अक्सर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स के अलावा टीडीएस भी कट जाता है। टीडीएस किन किन चीजों पर कटता है और 31 मार्च से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, जहां पर हमें पता चले कि टीडीएस कहां कट रहा है, कहीं से अगर रिफंड मिल सकता है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें? बिल्कुल, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया, ये रिफंड कैसे मिलेगा? तो ये सबका सवाल होता है। बट टीडीएस जो आपका कट गया और आपका अगर टैक्स बनता है तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें कहाँ कहाँ कटता है टीडीएस, तो आपको जहां से भी कोई इनकम आ रही है, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो जितना भी आपका उस सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है वो सारा का सारा टीडीएस काट लेगा। अब मान लीजिए आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपको सिर्फ रिटर्न भरनी है, उसमें दिखाना है कि हमारा 12,500 रुपए का टैक्स बनता था जो हमारे एम्प्लॉयर ने काट के जमा करा दिया और ये हमारी रिटर्न है। अब अगर आपकी कहीं और से इनकम हो रही है, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम है, वहां से अगर आपकी इनकम है उस पे आपका टीडीएस कम कटा है या नहीं कटा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो आपका जहां से भी टीडीएस कटता है, जैसे आपको इंटरेस्ट आया उस पे टीडीएस कटता है, आपको कोई प्रोफेशनल इनकम आई उसके ऊपर टीडीएस कटता है, आपको सैलरी आई उस पे टीडीएस कटता है, ये सारे जो टीडीएस हैं ये सारे के सारे आपके 26AS में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो 31 मार्च से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जितना टीडीएस कटा है, या एक्चुअली मई तक आपको ये चेक करना है कि जितना टीडीएस आपका कटा है वो सारा का सारा आपके 26AS में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने या जिसने भी काटा है वो डिडक्ट कर लिया और सरकार के पास जमा नहीं कराया तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो 26AS अपना चेक करिए कि वो टीडीएस आ रहा है कि नहीं। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है, आपका टैक्स कम बनता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। टीडीएस कम कटा है और टैक्स ज्यादा बनता है, उस केस में आपको पे करना होगा। अब ज्यादातर हम बात करते हैं सैलरीड इनकम की या एक सोर्स की इनकम की, लेकिन बहुत सारे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जहां टैक्स लगता है और अक्सर हम ध्यान नहीं देते और उनको भी हमें अल्टीमेटली आईटीआर में फाइल करना होता है। तो ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां पर टैक्स लगता है और हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कुछ टैक्स ऐसे हैं जैसे आपका हाउसिंग, आपको जो रेंटल इनकम आती है वो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ध्यान रहती है कि ये इनकम आई है। कोई बिजनेस इनकम आती है जो सैलरी के अलावा आपने कोई फ्रीलांसिंग काम किया या जनरली आप कोई वैसे बिजनेस कर रहे हैं उसकी इनकम है, वो भी मुझे लगता है लोगों को ध्यान रहती है। जो लोग भूल जाते हैं, कैपिटल गेन भी मुझे लगता है लोगों को ध्यान रहता है क्योंकि सब कुछ आपका AIS में आ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आया है जिसमें टीडीएस नहीं कटा, जैसे आपका कोई छोटा सा FD का इंटरेस्ट है या कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट है या कहीं से आपने कोई गिफ्ट्स आपको मिली हैं जो आपकी टैक्सेबल हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं ये हम अक्सर भूल जाते हैं या रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, तो उन पे ध्यान देना है। हालांकि साक्षी मैं आपको बताऊं कि अब AIS आ चुका है तो AIS में ज्यादातर चीजें आपकी कवर्ड होती हैं, बहुत कम चीजें हैं जो आपका AIS नहीं पकड़ पाता। तो अब आपका भूलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप AIS चेक नहीं करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप AIS चेक कर रहे हैं तो आप कुछ भी भूल नहीं पाएंगे। अब आपको सब कुछ ही दिखाना होगा। शायद सरकार को हमारी खर्चों के बारे में ज्यादा पता है, कहां पर हमने निवेश किया है ज्यादा पता है इस AIS के द्वारा। इसके ऊपर भी विस्तार से कभी चर्चा होगी गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि एक ये मैजिक उन्होंने क्रिएट किया है AIS का, जिसके जरिए सब कुछ जहां जहां पर अभी आपने निवेश किया है वो सब उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी आ जाता है। तो डेफिनेटली इस बार अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं अपने AIS को जरूर चेक कीजिए। तो चलिए, आपको ये
तो पता चल गया कि कौन कौन सी इनकम्स पर टैक्स लगता है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी इनकम की सोर्सेज हैं जहां पर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। तो कौन से हैं ये सोर्सेज, ये भी आप जान लीजिए। मिसाल के तौर पर खेती से होने वाली इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर जो भी आपको राशि मिली है वो भी टैक्स फ्री होती है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी इस पर टैक्स दे चुकी होती है। इसके अलावा ग्रेच्युटी से मिलने वाली पूरी तरीके से इनकम जो होती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी जो रकम होती है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीस तक की होती है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में जो भी लोग निवेश करते हैं, निवेश हो या ब्याज हो या मेजोरिटी पे मिलने वाली पूरी तरीके से जो राशि होती है वो टैक्स फ्री होती है। साथ ही ईपीएफ में लगातार 5 साल तक निवेश करने के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो यहां पर भी टैक्स नहीं लगता। और आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिली हुई रकम या फिर विरासत में मिली हुई किसी भी तरीके की रकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। अगर बात हो गिफ्ट्स की, जिस तरीके से अभी हमने गौरी ने जाना भी, जो शादी या फिर दोस्तों से मिले हुए कुछ गिफ्ट्स होते हैं, रिश्तेदारों से मिले हुए गिफ्ट्स होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता अगर उसकी जो रकम है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इन तरीकों से भी अगर आपको कोई भी इनकम आई है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कुछ जनता के सवालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर। तो गौरी, आपसे जानेंगे एक एक करके बहुत सारे जो जनता सवाल पूछना चाहते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं आकाश का। ये सवाल दिल्ली से आया है। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि उनका सीटीसी जो है वो 10 लाख रुपए का है, तो क्या इस सैलरी में भी जीरो टैक्स लायबिलिटी बन सकती है या नहीं? जी बिल्कुल 10 लाख की सैलरी पे जीरो टैक्स लायबिलिटी बन सकती है, लेकिन इस केस में आपको मैं कहूंगी बहुत सारा खर्चना होगा। तो आप जितना ज्यादा खर्चेंगे उतना ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे। तो अगर हम देखें आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगी 50,000, वो तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगी। 80C आपको पूरा अवेल करना होगा। 80CCD 1B में एनपीएस में आपको पूरा निवेश करना होगा। 80D आपको ज्यादा से ज्यादा अवेल करना होगा। इसके अलावा आपको HRA भी क्लेम करना होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो आपको उठाना होगा। और अगर आपके पास इसमें कुछ अमाउंट बचता है तो मैं बोलूँगी आपका अगर हाउसिंग लोन है या एजुकेशन लोन है या ऐसा कुछ है, या आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, या किसी भी ऐसे सेक्शन में अगर आप फॉल करते हैं तो उसका बेनिफिट। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी सारे सेक्शंस का बेनिफिट आपको लेना होगा, तब जाके आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आएगी। लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपकी इन हैंड जो आपके पास खर्चने के लिए जो पैसे हैं वो काफी कम बचेंगे। अनुभव का सवाल लेते हैं। ये मेरठ से पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है सैलरी से कटता है, क्या ये 80C में ऑलरेडी आता है, और कैसे कैलकुलेट किया जाए कि कितनी बाकी बची हुई रकम है जिसे उनको अब निवेश करना होगा टैक्स बचाने के लिए? देखिए, जो आपका ईपीएफ होता है उसमें 2 कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं, एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका 80C में आता है। आप उसको एक बार टोटल कीजिए, आपका सैलरी स्लिप में आपको जो मंथली मिलती होंगी सैलरी स्लिप्स, उसमें आपका ईपीएफ का जो अमाउंट है वो आ रहा होगा, उसको टोटल कीजिए, वो जितना बन रहा है उसके अलावा जितना बैलेंस है वो आपको फिर कहीं और निवेश करना होगा। इसकी टोटल लिमिट आपकी 1.5 लाख है। हरी का सवाल लेते हैं। नासिक से सवाल भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि उनके पास अपना एक घर है और एक और घर है जो कि उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। तो अपनी एक तरफ वो ईएमआई चुका रहे हैं और दूसरे घर से उनके पास रेंट आता है, तो क्या टैक्स उनको दूसरे घर के ऊपर जो रेंट मिल रहा है वो भी चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये आपका जो टैक्स आपको मिल रहा है अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से, या आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन इसमें आपको कुछ डिडक्शन मिलती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो इसमें आपने जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है वो आपका माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, यानी कि अगर 1 लाख का आपको सपोज कीजिए टैक्स आ रहा है तो 30,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको सिर्फ 70,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। और ऑब्वियसली आप इसको इंटू 12 करेंगे, या जितने भी महीने आपको रेंट आया है उतने महीने का आपको देना होगा। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये वैसे ही आपको मिलती है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्ट करना है, कुछ खर्चा करना है या कुछ है, ये आपको मिलेगी।
तो चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये नीरज का सवाल है नोएडा से। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए शेयर मार्केट में हुए कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए नीरज, अगर हम 2018 से पहले बात करें तो उस टाइम पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता था इक्विटी से, वो आपका डेड लॉस होता था, बिकॉज उस टाइम पे हमारा गेन के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता था, तो हमारा लॉस का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता था। अब 2018 के बाद हमारा गेन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो हमें लॉस को भी एडजस्ट करने का मौका दिया गया है। तो आपका अगर कोई शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, उसको आप किसी भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को यही समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों के बहुत सारे सवाल जो कि टैक्स प्लानिंग से जुड़े हुए हों, आज वो आसान हुए हों। इसी के साथ इस खास शो को यही समेटते हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा। गुड न्यूज टुडे पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम भी आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर शामिल होंगे। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।